बिल्कुल। रोहित जी के पास इसी सवाल को लेकर चलते हैं। रोहित जी, मुस्तफ़ा खामनेई ने अपने पिता को खोया है, अपनी बहन को खोया है, अपनी पत्नी को भी खोया है। ये जो 28 फरवरी वाला हमला हुआ था, क्या लगता है उनके पास जो सत्ता आई है उसका वो कैसा इस्तेमाल करेंगे? क्या वो अपने पिता की तरह अमेरिका को दुश्मन मानते हुए चलेंगे? क्या उनके पास ये सहूलियत है कि वो ऐसा करके आगे बढ़ सकें? 56 साल उनकी उम्र है। अगर वो सर्वोच्च नेता बने रहते हैं तो एक लंबा उनको कार्यकाल मिल सकता है। उनके पिता 50 साल की उम्र में बने थे। उनका कैसा रहने वाला है आपके हिसाब से सर्वोच्च नेता वाला ये रूप स्वरूप? दो चीज। क्या जितने बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन थे उतने ही बड़े एक्टर अभिषेक बच्चन थे? सचिन तेंदुलकर का बेटा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। देखिए, खमेनेई साहब जो थे, मतलब खमेनेई पिछले वाले जी। जिनकी डेथ हो गई, जिनका फिल्म में, ये अयातुल्लाह खोमेनी के साथ थे रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन में जितनी और लीडर्स थे इनके साथ ही थे सारे। उसमें से जो इनके खिलाफ थे, वो एक तो अयातुल्लाह खोमेनी, अयातुल्लाह अली खोमेनी फर्स्ट लीडर ने ही जो इनके खिलाफ हुए वो सारे क्लियर, सारे सारे गायब कर दिए। फिर उसके बाद ये पिछले वाले खमेनेई आए। तो खमेनेई ने जब लीडर बने, उन्हें पहले से पता था कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है। जो खिलाफ थे वो सारे क्लियर कर दिए गए। याद आएगा, आप तो गूगल पे सर्च मारिएगा, यूट्यूब पे, सद्दाम हुसैन जब बाथ पार्टी के चीफ बने और वहां पर एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में जो जो लोग सद्दाम हुसैन के खिलाफ बोलते रहे उनको पुलिस लाई, ऑन कैमरा पुलिस आई, पुलिस उनको निकालती रही तो उससे हॉल से। जब तक सद्दाम हुसैन जिंदाबाद के नारे नहीं लगने शुरू हो गए तब तक वो निकालते रहे। 4-5 लोग निकालेगा और उन सबको मार भी दिए। उसके बाद कोई ऑपोजिशन अंदर नहीं, डिक्टेटरशिप आ गई। यहां ऐसा नहीं है। खमेनेई जूनियर यानी कि मुज्तबा खोमेनी, ये मुस्तफा खोमेनी की, तो अभी तक तो वो पावर में नहीं थे। कहीं कहीं वो घुसने की कोशिश करते थे तो उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। जो उनके फादर के ट्रस्टेड लोग थे वो उनमें से कुछ साथी मर चुके या अमेरिका ने निपटा दिए। आईआरसीसी बहुत ज्यादा पावरफुल होकर निकली है वॉर के बाद। मुस्तफा के पास इस समय अपने सपोर्टर्स हैं कि नहीं हैं? इस्लामिक रेवोल्यूशन कितना, कितनी जमीनी पकड़ है इस्लामिक रेवोल्यूशन की, ये सारे फीचर्स होंगे। एक प्रॉब्लम, इस्लामिक रेवोल्यूशन उस जमाने में हुआ था, बड़ा पावरफुल था, उसके बाद भी पावरफुल था। आज की डेट में लड़कियां लड़कियां खुले आम बाल खोल के घूम रही हैं, बाल खोल के छोड़िए पूरे कपड़े उतार के घूम रही हैं वहां पे। और लड़कियों को मारा जा रहा है और लोगों के खिलाफ काम हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। इसका मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशन अपना वो मोमेंटम खो चुका है। पहली चीज तो लोग इस्लाम से सबसे ज्यादा एथीस्ट, सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम्स अगर किसी कंट्री में तो ईरान। ईरान तो आप उसको भूल जाइए कि ईरानियन रेवोल्यूशन के कंधे पे चढ़ के रहे होते हैं, वो पॉसिबल नहीं। देन दूसरी चीज आती है कि क्या इनके एलाइज बहुत ज्यादा हैं। अब पावर जा चुकी है आईआरसीसी। तो आईआरसीसी एक ऐसा आदमी बैठाएगी जो कि 1960s में कांग्रेस के लीडर्स ने गोंगी गुड़िया बैठाई, ठीक है। और उनको पता है कि ये गोंगी गुड़िया जिस दिन पावरफुल होगी तो उन सारे सत्ता के दलालों को पार। ये काम आईआरसीसी कभी नहीं। आईआरसीसी एक ऐसे आदमी को बैठाएगी जो कि पावरफुल ना हो, और पावरफुल होने की कोशिश भी करे तो उसको कट टू साइज। क्योंकि वहां पे जितने भी लोग साजिश करने की कोशिश करेंगे आईआरसीसी के खिलाफ मारे जाएंगे। और आप दो को मार दीजिए, बाकी सारे डर। ये बात बिल्कुल क्लियर है, हमने इतिहास में देखा है। तो ये आगे होने वाले टाइम में क्या होगा, मुस्तफा खोमेनी को पता है कि मेरी बहन मारी गई, मेरे फादर मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, और आईआरसीसी के हाथ में अमेरिका तो मारेगा, आईआरसीसी भी मारेगा। तो इसलिए मुस्तफा खोमेनी या तो रबर स्टैम्प रहेंगे, या अब कोई चमत्कार ही हो जाए। तो चमत्कार होने का मतलब फिर तो अगर लॉटरी लगे तो फिर तो देवगौड़ा भी 42 एमपी के साथ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वो तो अलग है। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, डीके गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, दोहा में वार्ता हो रही है। दूसरे दौर की अभी वार्ता जो होगी वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। अमेरिका और इजराइल का क्या रुख रहने वाला है? ईरान की अब जो नई शासन व्यवस्था आई है या मुस्तफा खामनेई है जो, उनको लेकर क्या अभी भी ये इनके पीछे पड़े रहेंगे?
जो विरोध प्रदर्शन बीच बीच में होते रहते थे, उनके अब फिर से होने की कितनी गुंजाइश बची है इस जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया या खामनेई के मारे जाने के बाद? और जो रजा पहलवी के नेतृत्व में दुनिया भर में ईरान के अप्रवासी लोग मौजूद हैं, बीच बीच में सड़कों पर उतरते हैं वो, और ईरान में सत्ता की बदलाव की मांग करते हैं, वो सब ठंडा पड़ने वाला है या वो सब अभी जारी रहने वाला है? जी बाबू जी, एक बेसिक चीज बड़ा ध्यान देने की है कि अमेरिका ने जब से मागा आया, देखिए मैं ट्रंप की बात नहीं करता, मैं अमेरिका की बात नहीं, मैं मागा की केवल बात करता हूं। मागा में जितने भी पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं। नेशनलिज्म को लाना है, क्रिश्चियनिटी को ऊपर रखना है। देखिए हमारे उषा जी के साथ कभी कभी बातें होती है अमेरिका में, जो वाइस प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी है। मतलब इतना क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में लहर है। तो अमेरिका के अंदर एक जो बड़ी अच्छी चीज है मागा के अंदर, कि मागा में मुझे डिफेंस जो हमारा सेक्टर है उसको फिर से सुप्रीमेसी देना है। और बड़ा सफल रहे हैं ट्रंप इसमें कि 34% से इस समय 45% एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को अमेरिका कर रहा है। बिडेन के समय 34% हो गया था। ऑयल का मैं बता दूं आपको कि ऑयल में जो कि अमेरिका पीछे जा रहा था, इस समय 13.5 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कर रहा है, और 10.5 मिलियन बैरल पर डे, जो दुनिया में इतिहास। और एआई का जब मैं वर्णन पढ़ा तो ये बोला कि ये मॉडर्न इतिहास का एक चमत्कार है कि अमेरिका सीधे 4 मिलियन पर डे से तेल बेचने की जगह पे 10 मिलियन बैरल पर डे बेचना शुरू कर दिया। ये चमत्कार से कम नहीं है। तो अमेरिका ने उस हर क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे उनका जीडीपी है 0.5 पिछले तिमाही से इस बार 2.1 हो गया है, चाहे उनका ऑयल देखा जाए, डिफेंस प्रोडक्शन देखा जाए, और सबसे के सब में आगे। अब सर रीजन क्या रहा है? वेनेजुएला की वजह से पूरे साउदर्न अमेरिका के अंदर एक डर का स्थिति पैदा करना। हथियार अमेरिका से खरीदेंगे लोग, वेनेजुएला कब्जा करके, क्यूबा कब्जा करके, उसके बाद अपने ऑयल को, हॉर्मुज को धीरे से क्लोज करवा के अपना तेल बिकवाना, यूक्रेन में मामला फंसाए रखना, ताकि पूरा एक पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने मिडिल ईस्ट से ज्यादा हथियार खरीदा है अमेरिका से। ये यूक्रेन की वजह से खरीदा है, क्योंकि उनको असुरक्षा महसूस हो रही है। तो अमेरिका चाहेगा कि छिटपुट घटनाएं हॉर्मुज में होती रहे, ताकि हॉर्मुज में अगर भारत को ही अगर 10 टैंकर बुक करने हैं तो 5 करके ही बुक करके रखे, क्योंकि उसको पता नहीं कि अगले दिन कोई मिसाइल न चल जाए कोई बात पर। तो ये अगर इस पे समझौता होता है या टोल में ईरान लेता है, ये अमेरिका के लिए खुशखबरी होगी। लोग इसको दूसरे ढंग से देख रहे हैं, लेकिन मेरा नजरिया दूसरा है। अमेरिका चाहता है कि एक जो है वहां रुकावट, व्यवधान हॉर्मुज में रहे, ताकि ऑयल चेन सप्लाई जो है अमेरिका की तरफ मुड़े, और अमेरिका बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है इसमें। तो यहां पे यही चीज होगी। और दोहा में जो मीटिंग होने जा रही है, दोहा के मीटिंग में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ट्रंप की किसी तरह से 2-4 बिलियन और ईरान ले, हमारी शर्तों को माने, ताकि हमारे साइंटिस्ट वहां एंटर करें, हमारे जो न्यूक्लियर ऑब्जर्वर हैं वो भी साथ में AIA के साथ जाएं। मतलब अमेरिका वांट टू इंटर ईरान किसी भी तरह से, और वहां पे जाके, क्योंकि अभी तक ईरान एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ओनली फॉर रशिया और चाइना के लिए ओपन थी, और कुछ भारत जैसे देश थे जो कि, लेकिन भारत वगैरह भी चुप हो गए थे क्योंकि सैंक्शन लग गया था। तो अमेरिका चाहता है कि लिबरल बन के अमेरिका ईरान में घुसा जाए, तो हमारा एक ही देश, केवल ईरान ही नहीं, ईरान की वजह से 3-4 देश। देखिए इजराइल ने 5 बार क्या बोलते हैं, डुअल थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए लिखित में दिया है, लेकिन ईरान ने नहीं करने दिया फिलिस्तीन को। ओस्लो हो गया, चाहे जो भी समझौता हुआ, सब पे इजराइल बोला कि मेरा बॉर्डर बना दो, लेकिन ईरान ने नहीं होने दिया। तो ईरान को कब्जा करके अमेरिका वहां पे इराक में जो मिलिशिया है उनको भी कंट्रोल करेगा, हुदीस को कंट्रोल करेगा जो रेड सी में टैप कर रखे हैं, हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, और मिडिल ईस्ट को शांति मिलेगी, क्योंकि ईरान कहीं न कहीं हमेशा उनको दबा के रखता है। हमास को और फिलिस्तीन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ईरान, क्योंकि उसका एक निहित स्वार्थ है कि फिलिस्तीन में आग लगी रहे। और अपने जो खोमेनी का बेस लाइन था कि अमेरिका और इजराइल की बुराई करो, इस्लाम के नाम पे सत्ता हासिल करके रखो, और उसके साथ वो भी चीज आज पहली बार मैं देख रहा हूं टीवी इस चैनल पे कि ईरान आर्मी के जनरल ने कहा है, आईआरजीसी फर्स्ट टाइम नहीं कह रही है, ईरान आर्मी जनरल ने कहा कि अमेरिका कोई अटैक वगैरह ना करे फ्यूनल के दौरान। मतलब आर्मी ने ऐसा कहा, आईआरजीसी को बोलने भी नहीं दिया गया है। तो सब मिला जुला के दोहा के बाद अगर कुछ रुपए आते हैं ईरान में, इसका मतलब कि अमेरिका ईरान में आएगा 2 या 4 बिलियन डॉलर। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सब कुछ विन विन कंडीशन में है अमेरिका के लिए। इजराइल के लिए पूछना ही नहीं है, इजराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी लेबनान में, मतलब 20% लेबनान को कब्जा कर चुका है।
सीरिया में लगभग 1700 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुस चुका है, और हमास तो 70% बीबी बोल ही रहे हैं बार बार 70% हमारा कब्जा हो चुका है। तो एक बफर जोन अच्छे से बना चुका, अगर वो भी बॉर्डर बन जाता है तो डबल हो जाएगा इजराइल जो प्रेजेंट में है। बस इजराइल को कुछ चाहिए ही नहीं उसके वाला। अब इजराइल अगर रिग्रुप होगा, लेकिन किसी किसी बात पे अटैक होते रहेंगे ईरान पे 15 दिन में, 20 दिन में, ताकि रिग्रुप ना हो पाए। जी बाबा। बिल्कुल। रोहित शर्मा जी के पास चलते हैं। रोहित जी, ईरान की ओर से बार बार कहा जाता है कि अमेरिका और इजराइल भले ही सामने से कुछ कहें, लेकिन हमें उनकी नीयत पर भरोसा नहीं है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि नए सर्वोच्च नेता भी उनके निशाने पर हैं, उन्हें भी वो मारने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें दावा किया गया है कि जो ईरान के दो वार्ताकार थे, विदेश मंत्री अराक्ची और उनके जो संसद के अध्यक्ष हैं गालिबाफ, वो जब पाकिस्तान जा रहे थे उस वक्त इजराइल ने कुछ साजिश रची थी उनकी हत्या करने की। इजराइल अक्सर ऐसा करता रहता है, ये सबको पता भी है। अमेरिका ने खुद मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने देशों के सहयोगियों के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचाया था कि थोड़ा सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ। क्या ईरान अभी जो वार्ता हो रही है उस पर पूरी तरह भरोसा करके यकीन कर ले कि आगे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला? 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी, उसके ठीक 8-9 महीने बाद फिर से जंग शुरू हो गई। आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं? देखिए, ईरान भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बात ईरान को पूरा राइट है कि वो भरोसा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भरोसा नहीं कर रही। उसे पता है कि ये जो वॉर खत्म हुई है और पीस आई है, इस पीस के ड्यूरेशन में सब दोबारा वॉर की तैयारी है। हम लोगों का जितना वेपन्स खत्म हो गए, वेपन्स बचे ही नहीं थे। जितने 200 मिसाइल बचे थे अमेरिका के पास, उसमें से वो यूक्रेन को भी दे दे, उसमें से वो इजराइल को भी दे दे, यूएई को भी दे दे, सऊदी को भी दे दे, कितनों को दे दे। और बल्कि कुवैत और कतर भी मांग रहे थे। इसीलिए यूएई तो अब ब्रह्मोस की ओर दिमाग लगा रहा है कि ब्रह्मोस खरीदनी है। उसके पास अमेरिकन पेट्रियट तो कोई तरीका, अमेरिका पेट्रियट, हम लोग अपनी एक्सटेंडेड सप्लाई के साथ अभी हम अपनी ब्रह्मोस को बनाने के लिए उसके जो प्रोडक्शन को बूस्ट करने वाले। उसके बाद हम कितने मिसाइल बना पाएंगे? 150 पर ईयर, ऑन एन एवरेज 1 पर दिन नहीं बना पाएंगे। व्हाई यूज द 20-50 पर डे हो रहे हैं? तो इतना हथियार नहीं थे किसी के पास, तो ये वॉर डाउन हुई। और वॉर ईरान की तरफ से भी हुई और गल्फ की तरफ से भी हुई, अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी हुई, सबकी तरफ से हुई। अकेला कंट्री जो अब भी लड़ने के मूड में है वो है इजराइल। और इजराइल का ऑफकोर्स ये खबर ये आई थी, आपने सही बोला कि जो स्विट्जरलैंड जा रहे थे उस पे या ईरान आ रहे थे तो हमला करने की कोशिश की। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कहीं और सोर्सेस से नहीं आती है। एक इंफॉर्मेशन आई थी जो कि मैरियो नौफल के पॉडकास्ट पे बोला था। प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। प्रोपेगेंडा तो है ही, प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से। मैरियो नौफल एक जर्नलिस्ट हैं जो अपना पॉडकास्ट करते हैं। उस पॉडकास्ट पे पेपे एस्कोबार ने, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है पॉडकास्टर, उन्होंने ये बोला था कि स्विट्जरलैंड ने आसिम मुनीर को मारने की साजिश की इजराइल जी। अच्छा, ये खबरें भी आई हैं, ये सारी की सारी खबरें आई हैं। कितनी कंफर्म है वी डोंट नो। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की खबरें कभी कंफर्म होती है, बट द फैक्ट इज कि क्या इजराइल इस चीज को भूल जाएगा? इजराइल छोड़िए, सऊदी भूल जाएगा। सऊदी के सपने सोचिए। पहले आप ये एक नया यंग लड़का बैठ गया है आकर के सऊदी कुर्सी पे, यंग आप भी, लेकिन आप उस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। आप अपनी जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये यंग लड़का एक्सट्रीम पावर पे काम कर रहा है, ट्रम्प विद पावर है। एमबीएस की बात कर रहे हैं। हाँ, सऊदी, या मैं एमबीएस की बात कर रहा हूँ। वो ये सोचता है कि मैं एक ऐसी न्यूयॉर्क सिटी बना दूंगा जिसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, जिसमें 150 किलोमीटर तक लंबी सिटी बनेगी, बिल्डिंग्स होंगी, सब कुछ होगा। प्रोजेक्ट फेल हो गए, प्रोजेक्ट फेल हो गया, टोटली फेल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की नौबत आ रही है। अपनी जितनी भी एमबीएस के जिसे बोले अपनी कुर्सी के दावेदार थे, सारे जेल में डाल दिए थे। एमबीएस इस समय टोटल कंप्लीट पावर में। क्यों? अमेरिका का हाथ उस आदमी के सिर पे है। वो आदमी एक एम्बिशन नॉट लेके घूम रहा है, न्यूक्लियर वेपन फॉर सऊदी अरेबिया, जिसके लिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन छीनना पड़ेगा और ईरान का छीनना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी ये बात पता है। वो पाकिस्तान बहुत बीच में खबरें आती है कि वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन खरीदना चाहता है। पहली चीज के सऊदी इज बैक्ड बाय ऑयल, तो क्या उसको दिया जा सकता है? अमेरिका क्या चाहेगा? अच्छा, दूसरी चीज पाकिस्तान के हाथ में, तो ईरान, एक बार ईरान से पाकिस्तान अमेरिका निपट लिया, फिर वो पाकिस्तान से ही निपटेगा और अच्छा बजाएगा, इसको डीन्यूक्लियराइज करेगा।
ये पक्का है। तो चलिए वैभव जी, अगर आज से 10 साल बाद मैं और आप बात कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, देख लेना कि पाकिस्तान का क्या करेगा। मुस्लिम कंट्रीज के हाथ में न्यूक्लियर वेपन वो बिल्कुल नहीं चाहता, सच बात है। ये भी गलती से चला गया है क्योंकि चाइना ने टेक्नोलॉजी दे दी, और उस समय अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी जिसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी, इसलिए अमेरिका कुछ नहीं बोल पाया। अमेरिका उस वेपन को रोक नहीं पाया और न्यूक्लियर वेपन बन गया। और इजराइल बहुत बार कोशिश करता रहा कि मैं इसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को या इसके रिएक्टर्स बिल्कुल, को, कई बार खबरें आई थी कि भारत से भी मदद मांगी गई थी। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था। जी। ठीक है, तो इजराइल क्या उड़ाता नहीं है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। ईरान का तो लगभग बन चुका था, उसको इजराइल ने उड़ाया। सीरिया का लगभग बन चुका था, उसे उड़ाया। ये वो अपने आसपास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं चाहता है। अब वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे जो आपने पूछा, ये जो पीस है, ये पीस चलेगी क्या? ईरान को शक है, ईरान को पता है ये वॉर दोबारा होगी, ईरान कभी भरोसा नहीं करेगा। और ये बात अमेरिका को भी पता है, ये बात इजराइल को भी पता है, ये बात सऊदी और यूएई वगैरह ने तो वार्न किया था कि भाई इसे छेड़ दिया है, इसके ऊपर अटैक कर दिया है, अब इस घायल शेर को मत छेड़ो, इसे खत्म कर दो ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ट्रंप जो है वो इस पिछले 1 साल में गलती पे गलती करते चले गए। पहले तो उन्हें हिस्ट्रीली कॉन्फ्लिक्ट में वो घुसना नहीं चाहते थे, हिस्ट्रीली कॉन्फ्लिक्ट में घुसे। क्या नाम है, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट, इनिशियल स्टेटमेंट मार्को रूबियो के देखिए। मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि अगर हमारा कोई एलाई किसी वॉर में घुसता है तो हमें घुसना पड़ेगा। दैट मींस अमेरिकन वॉर थी ही नहीं, ये इजरायली वॉर थी जिसमें अमेरिका घुसा, और अमेरिका घुस के अमेरिका लपेटे में आ गया, और फंसने के बाद अमेरिका के लिए निकलना मुश्किल हो गया। वियतनाम वॉर टाइप सिचुएशन, बेइज्जती करा के निकले, लेकिन अब उसको विक्ट्री दिखाना है ट्रंप ने। और ट्रंप विक्ट्री कैसे दिखा रहे हैं ये भी देखना होगा। ट्रंप बता ही रहे हैं कि देखो ओबामा ने जितने कंसेशंस दिए थे उससे कम कंसेशंस में दे लो, बहुत बढ़िया। ओबामा ने कभी भी अंदर घुस करके अटैक नहीं किया था, ओबामा पीसफुल काम कर रहे थे। आप अंदर घुसे थे, आपने बोला था रिजीम चेंज करेंगे, आप नहीं कर पाए। अभी नेटो का समिट आ रहा है टर्की में, देख लीजिएगा कितने जूते खाएंगे ट्रंप। रियलिटी इसको उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि इस वॉर में घुसा क्यों और घुस करके हार के क्यों निकला, पहली चीज। दूसरी चीज, कल ही तो इसीलिए ट्रंप ने बोला है, ट्रंप का स्टेटमेंट है कि हम $999 बिलियन खर्च कर रहे हैं नेटो के लिए, और बाकी सारे अमेरिका क्या खर्च कर रहा है, और सॉरी यूके क्या कर रहा है 50 बिलियन, फ्रांस क्या कर रहा है 34 बिलियन डॉलर, और इटली इज द वर्स्ट। ये स्टेटमेंट है ट्रंप का, ट्वीट भी किया उन्होंने। वो इसीलिए पहले वो नेटो को डराना चाहते हैं कि अगर मैं निकला तो नेटो बर्बाद हो जाएगा। और क्यों डराना चाहते हैं? क्योंकि पूरा नेटो मिलके ये ना बोले इनसे कि तुमने वहां पे बेइज्जती कराई है अपनी, तुम हार के निकले। तो ये भी पॉलिटिक्स चल रही है। ट्रंप इसमें नेटो को खींचना चाहते थे इस वॉर में, और नेटो आ जाती तो सिचुएशन पलटी हुई होगी, नो डाउट अबाउट। लेकिन नेटो अपनी प्रॉब्लम में फंसी है, नेटो यूक्रेन के साथ है। नेटो के लिए एक मुसलमान मरता है, मरने दो ना, मेरा क्या जा रहा है। नेटो इज लाइक दैट। नेटो कभी भी यूरोप के वॉर में घुसी हो तो मुझे बता दीजिए। वो हुटी और टुत्सू की लड़ाई, वो क्या रवांडा है ना, टुत्सी और हुटीज के लड़ाई हुई थी वहां पे। हिटलर के जेनोसाइड से 100 गुना तेज जेनोसाइड हो। आज तक आपको सुनाई देता है वर्ड? हम तो हिटलर वाले को आज तक सुन रहे हैं जेनोसाइड को, वहां हुआ है आज तक नहीं। सिचुएशन इतनी खराब है उस एरिया की कि ये लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। They will never enter Africa, they will never enter Asia, they will never enter anything else. यूरोप अपने आप को सुप्रीम मानता है, that's the thing। तो यूरोप नहीं घुसेगा इस वॉर में। यूरोप यूक्रेन को संभालना चाह रहा था। रियलिटी ये है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका फोकस हटाना चाहता है, वो साउथ चाइना सी और चाइना की ओर फोकस रखना चाहता है। और रियलिटी ये भी है कि मिडिल ईस्ट अपने आप में इतनी कोपत रखता है कि अगले 50 साल तक फंसाए रखे। और अमेरिका और चाइना, और सॉरी रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल और ईरान वॉर में फंसा रहे, ताकि उसका फोकस यूक्रेन पे ना जाए, ताकि उसका फोकस चाइना की ओर ना।
ना जाए और ये लोग अपनी हेजेमनी बना लें, और ये होगा, नहीं हटने दिया जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.